Hey everyone, today in this video we will discuss about UVR, that is your ultraviolet radiation therapy. It is also a type of electromagnetic energy जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर विजिबल रेज और एक्स रेज के बीच में लाई करती है। इसकी वेवलेंथ 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होती है और ये आपकी इनविजिबल लाइट रेज होती है। ह्यूमन आइज़ के लिए ये इनविजिबल होती है। अब जो आपका नेचुरल सोर्स है UVR का, यू ऑल नो सन से जो UVR प्रोड्यूस होता है ना, उससे आपका सनबर्न या टैनिंग हो सकता है, क्योंकि जब आप UVR के एक्सपोजर में आते हैं तो उसकी जो रेडिएशंस होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है एज़ कम्पेयर टू विजिबल रेज। तो बहुत ही ज़्यादा स्किन के अंदर ट्रांसमिट करती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी स्किन के अंदर ट्रांसमिट होती है, जिसकी वजह से सनबर्न या टैनिंग होता है। जो आपका UVR है इसे हम थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए यूटिलाइज़ करते हैं और थेरेप्यूटिकली इसकी जो स्पेक्ट्रम है, पूरा का पूरा अल्ट्रावायलेट का जो स्पेक्ट्रम है, उसे हमने 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया, दैट इज़ UVA, UVB एंड UVC अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ एंड डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन। फर्स्ट है आपका UVA। इसकी जो वेवलेंथ रहती है वो 315 से 400 नैनोमीटर तक रहती है और ये आपका सबसे डीप पेनिट्रेशन करता है स्किन के अंदर, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होने वाली रेज, दैट इज़ योर UVA। ये आपके डर्मिस तक पेनिट्रेट कर सकती है। UVB जो होता है इसकी वेवलेंथ आपकी 280 से 350 नैनोमीटर तक रहती है और ये डीप एपिडर्मिस तक पेनिट्रेट करता है। देन योर UVC, इसकी वेवलेंथ 280 नैनोमीटर से बिलो जितनी भी वेवलेंथ होगी वो UVC के अंदर होगी और मोस्टली ये 280 से 100 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है और इसका जो पेनिट्रेशन होता है वो सुपरफिशियल एपिडर्मिस तक ही रहता है। सन से जो हमें UVR मिलता है उसमें मोस्टली जो रेज होती है वो UVA एंड UVB टाइप की होती है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है। जो UVC होता है इसकी वेवलेंथ कम है, इसीलिए ये आपके एटमॉस्फेयर में जो आपका ओजोन है उसी में ये एब्जॉर्ब हो जाती है और हम तक बहुत ही कम इंटेंसिटी में UVC टाइप की रेज जो है रीच करती है। नेक्स्ट इज़ योर प्रोडक्शन ऑफ UVR। इसे प्रोड्यूस करने के लिए हम बहुत तरीके के जनरेटर्स और लैम्प्स को यूटिलाइज़ करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ योर हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प। जो आपका हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प होता है, इसके कंस्ट्रक्शन को देखिए तो इसमें एक U शेप की ग्लास ट्यूब बनी होती है और ये आपकी क्वार्ट्स की होती है, क्योंकि जो क्वार्ट्स है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, तो क्वार्ट्स यूज़ होता है। उसके बाद इसके अंदर, इस ट्यूब के अंदर जो है ना, आप आर्गन गैस फिल करते हैं बहुत ही लो प्रेशर के अंदर और स्मॉल अमाउंट में इसमें मर्करी भी होता है और जो ट्यूब होती है दोनों एंड से सील होती है विद द हेल्प ऑफ मेटल कैप और इसमें आपके मेटल इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं और ये आपके कनेक्ट होता है एक इनिशियल आयनाइजिंग वोल्टेज से एंड देन योर AC मेंस से। सो बेसिकली होता क्या है, इस कंस्ट्रक्शन के बाद अब इसमें UVR प्रोड्यूस कैसे होता है। जैसे ही आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं, यूज़ इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें इनिशियली बहुत ही हाई वोल्टेज चाहिए होता है अक्रॉस द मेटल कैप, अक्रॉस द इलेक्ट्रोड टू आयनाइज द आर्गन गैस, क्योंकि जो आर्गन गैस है वो आपकी एक नोबल गैस है। उसके सारे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, सारे जो शेल्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फिल्ड होते हैं। तो उसको आयनाइज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन्स को शेल से बाहर निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है इनिशियल वोल्टेज अप्लाई करना होता है। तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं और अराउंड 400 वोल्ट्स का जो करंट है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस उसमें अप्लाई करते हैं मेटल कैप के अक्रॉस। सो हमारा इनिशियली क्या होता है, आर्गन गैस आयनाइज हो जाती है। जैसे ही हमारा आर्गन गैस आयनाइज हो जाएगा तो हम नॉर्मल जो वोल्टेज है वो फिर देने लगेंगे इलेक्ट्रोड्स के साइड में, ठीक है। अब हमारा नॉर्मल जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा। जो पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे और इनके बीच में कॉलिजन होगा तो जो न्यूट्रल आपके एटम्स थे आर्गन्स के, वो भी अगेन आयनाइज हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा, एक स्पेसिफिक अमाउंट में हीट जनरेट हो जाएगा और इतना सफिशेंट हीट जनरेट हो जाएगा कि जो आपका मर्करी जो हमने यूज़ किया था मेटल, वो वेपराइज होने लगेगा और जैसे ही आपका मर्करी वेपराइज होने लगेगा देन मर्करी का आयनाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा और इससे ये जो सारा प्रोसेस है, इससे जितने भी आपने मेटल यूज़ किए सब आयनाइज हो गए। तो इससे जो आपका फ्लो ऑफ करंट है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगा और इससे आपका UVR प्रोड्यूस होगा और ये विद इन 5 मिनट्स आपका पीक पे होता है। तो जब भी आप हाई वोल्टेज मर्करी वेपर लैम्प यूटिलाइज़ करते हैं तो पेशेंट में अप्लाई करने से पहले इसे 5 मिनट पहले ऑन किया जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस को होने में 5 मिनट्स लग जाते हैं, ठीक है। और जैसे आप इसे टर्न ऑफ करते हैं तो ये विद इन 5 मिनट अपने नॉर्मल जो न्यूट्रल स्टेट था उसमें आ जाता है। नेक्स्ट इज़ योर ट्राइडाइमाइड फॉर्मेशन, यानी जो आपका मर्करी वेपर लैम्प है इसमें जो क्वार्ट्स होता है ना, ये ओवर द टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है इसमें, तो ये बर्निंग के साथ साथ क्या होता है, इसके
जो क्वार्ट्ज होता है ये सिलिका के दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, जिसे हम ट्राइडाइमाइट कहते हैं। और ये जो आपका ट्राइडाइमाइट होता है ये ओपेक होता है यूवी रेडिएशंस के लिए, ये यूवी रेडिएशंस को पास होने नहीं देता है। तो जो आपका लैम्प का जो टोटल आउटपुट होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ करने लगता है। जैसे जैसे ट्राइडाइमाइट का प्रोपोर्शन इंक्रीज़ होगा, लैम्प का आउटपुट डिक्रीज़ करने लगेगा। आफ्टर 1000 आवर्स ऑफ बर्निंग, जब आपका लैम्प 1000 आवर्स तक बर्न हो जाता है तो उसके बाद ट्राइडाइमाइट का जो अमाउंट है वो इतना ज़्यादा हो जाता है, ट्राइडाइमाइट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उस केस में आपको जो लैम्प का जो बर्नर है, ठीक है, जो ट्यूब है उसे आपको रिप्लेस करना होता है। नेक्स्ट इज़ योर क्रोमेयर्स लैम्प। जो क्रोमेयर्स लैम्प है ये आपका मीडियम प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प होता है। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया दैट वाज हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प। सो क्रोमेयर्स लैम्प के अंदर ना आपका वाटर होता है, सर्कुलेटिंग वाटर, जो इसका प्लस पॉइंट है, जिससे कि आप इसे बॉडी के कांटेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जितनी भी हार्मफुल रेज होती है ना वो सर्कुलेटिंग वाटर जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए हम इसे वाटर कूल मर्करी वेपर लैम्प भी कहते हैं। एंड जो इस लैम्प में IR रेज होती हैं वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जो सिर्फ प्योर UV रेडिएशंस हैं वो पेशेंट को मिलती है, तो चांसेस ऑफ बर्न जो होता है वो कम से कम होता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो इसका कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर एक ट्यूब है जिसमें वाटर सर्कुलेट होता है कॉन्टीन्यूसली, जो कि आपके IR रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। बाकी इसका जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर आपको होल्ड करने के लिए अवेलेबल है और ये डायरेक्ट आप बॉडी के कांटेक्ट में, स्किन के कांटेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट इज़ योर फ्लोरेसेंट ट्यूब। जो आपकी फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं इसमें प्लस पॉइंट ये है कि जो भी आपके मर्करी वेपर लैम्प्स थे, चाहे वो क्रोमेयर्स लैम्प था या हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैम्प था, उसके अंदर ना आपके शॉर्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी प्रोड्यूस हो रही थी। लेकिन हमें जो है ना थेराप्यूटिक पर्पस के लिए लॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ही चाहिए होती हैं। तो शॉर्ट रेडिएशंस को डिडक्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए वी मेड फ्लोरेसेंट लैम्प, फ्लोरेसेंट ट्यूब। जो आपकी फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होती हैं ये, इसके अंदर ना आपके 120 सेंटीमीटर्स के ग्लास ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि आपके सिर्फ लॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ही पास करते हैं, ठीक है। और जो शॉर्ट रेडिएशंस होती हैं वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है वाया फॉस्फर। जितनी भी ट्यूब्स होती है ना दीज आर कोटेड विथ फॉस्फर, और जो फॉस्फर होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि आपके जो जितने भी शॉर्ट UV रेडिएशंस होती हैं उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जो पेशेंट को मिलता है आउटपुट वो सिर्फ लॉन्ग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं। So this is a benefit of fluorescent tubes. Next is your थेरेक्टिन टनल। जो थेरेक्टिन टनल होता है दिस इज़ अ सेमी सिलेंड्रिकल फ्रेमवर्क जिसके अंदर आपकी 4 फ्लोरेसेंट ट्यूब्स यूज़ होती हैं एंड दीज आर माउंटेड विद अ रिफ्लेक्टर। और ये इस तरीके से होती है कि ये पेशेंट के अंदर इवन जो इरेडिएशंस हैं वो अचीव कराती है। नॉर्मली फ्लोरेसेंट ट्यूब्स ही यूज़ होते हैं। इसमें जो स्पेक्ट्रम होता है वो आपका 280 से 400 नैनोमीटर का यूज़ होता है, और इसमें जो आपकी रेडिएशंस निकलती हैं UV रेडिएशन दैट इज़ UVA एंड UVB टाइप। क्लियर। नेक्स्ट इज़ योर पूवा अपैरेटस। ये आपका होता है सोरालिन अल्ट्रावायलेट A, इसका फुल फॉर्म। और ये जो अपैरेटस होता है इसमें ये और भी स्पेसिफिक हो जाता है आपके अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के लिए। दैट मीन्स कि ये सिर्फ आपके UVA टाइप की रेडिएशंस ही प्रोड्यूस करता है, तो ये और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। इसमें भी आपके स्पेशल फ्लोरेसेंट ट्यूब्स लगे होते हैं जो कि एक वर्टिकल बैटरी से माउंटेड होता है। वॉल्स, जो चारों वॉल्स हैं या फिर आप ये कह सकते हैं बॉक्स के चारों साइड पे आपके जो ट्यूब्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और जो पेशेंट है उसको टोटली ये कवर कर देता है चारों साइड से। क्लियर है। और जो पेशेंट है इसको, जिसको भी आपको पूवा अपैरेटस लगाना है, यूज़ करना है, उस केस में आपको पेशेंट को 2 घंटे पहले एक फोटो एक्टिव ड्रग देना होता है दैट इज़ योर सोरालिन। सोरालिन की वजह से ही इसका नाम आपका सोरालिन अल्ट्रावायलेट A रेडिएशन पड़ा है, क्योंकि ये ड्रग्स देना इंपॉर्टेंट होता है। जो सोरियासिस के पेशेंट होते हैं उनमें आप पूवा अपैरेटस यूज़ करते हैं, तो इस सोरालिन के देने से जो बॉडी की सेंसिटिविटी होती है UVA रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। क्लियर है। नेक्स्ट इज़ योर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। सो द वेरी फर्स्ट इफेक्ट इज़ कार्सिनोजेनेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्सिनोजेनेसिस का मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ कैंसर, कैंसर बनना इज़ कार्सिनोजेनेसिस। और कोई भी कैंसर कॉजिंग मटेरियल, कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस होता है उसे आप कार्सिनोजेन कहते हैं। और आपको पता है सन इज़ द यूनिवर्सल कार्सिनोजेन, यानी सन के UV रेडिएशन से सबसे ज़्यादा स्किन कैंसर्स होते हैं। तो आप UVA और UVB, UVC से कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन अराइज होना चाहिए आपके माइंड में, क्योंकि कार्सिनोजेनेसिस से आपका जो DNA है वो इफेक्ट हो रहा है, आपका सेलुलर रेप्लिकेशन इफेक्ट हो रहा है, तो ये सेलुलर लेवल पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, तो आप इसको कैसे थेरेप्यूटिकली यूज़ कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए।
सो जो आप थेराप्यूटिकली से यूज़ करते हैं वो स्पेसिफिक कंडीशन के लिए करते हैं और बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए करते हैं, ठीक है। और उसमें बहुत सारे आपके जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं और सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और इसका जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि हमें जो है अपने स्किन को या पेशेंट की स्किन को अगर आप बात करें तो UVA या UVB UVC से बहुत ही कम एक्सपोज करना है, अवॉइड करना है, कम से कम डेज में जो ट्रीटमेंट है वो ख़त्म हो जाए। और इसको आप 4 वीक से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। 4 वीक इज़ द मैक्सिमम फॉर UV रेडिएशंस का ट्रीटमेंट। मैक्सिमम आप 4 वीक से ज़्यादा ट्रीट नहीं कर सकते। इज़ दैट क्लियर? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से कार्सिनोजेनेसिस होना इज़ अ टाइम डिपेंडेंट फैक्टर। ऐसा नहीं है कि सडन एक्सपोजर से या थोड़ा बहुत एक्सपोजर से, कुछ घंटों के एक्सपोजर से किसी को कार्सिनोजेनेसिस डेवलप हो जाएगा, कैंसर डेवलप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर से, कंटिन्यूस एक्सपोजर से ही जो है कैंसर वो डेवलप होता है पेशेंट के अंदर। तो आपको इसे 4 वीक से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना, अदरवाइज देयर इज़ नो हार्म। नेक्स्ट इज़ योर इरिथमा। जो आपका UV रेडिएशंस को जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें आपके सेल्यूलर लेवल पे डैमेज होने लगता है। तो अगर जब सेल्स डैमेज होंगी तो वहाँ पर हिस्टामिन लाइक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होने लगेंगे आपके डर्मिस एपिडर्मिस में, और उसका डिफ्यूजन होने लगेगा ऐसे केमिकल्स का, जिसकी वजह से जो है इरिथमा यानी कि रेडनेस ऑफ स्किन देखने को मिलती है। और जो आपका इरिथमा है ना, इसे आप डोज डिसाइड करने के लिए भी यूज़ करते हैं इस फैक्टर को। वो हम डोसेस कैसे डिसाइड करते हैं उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इरिथमा प्रोड्यूस करने के लिए जो वेवलेंथ रिक्वायर्ड होती है ना, वो 350 नैनोमीटर से बिलो होगी, तभी आपका जो इरिथमा है वो स्किन में दिखेगा। नेक्स्ट इज़ योर पिगमेंटेशन। अब जो पिगमेंटेशन है ना वो विद इन 2 डेज़ आपका डेवलप होता है, एकदम से स्किन पिगमेंटेड नहीं हो जाती है। सो जो UV रेडिएशंस होती है उसकी वजह से जो आपके मेलानोसाइट्स होते हैं, जो मेलेनिन प्रोड्यूस करते हैं आपके स्किन के अंदर, ये वाले सेल्स आपके स्टिमुलेट हो जाते हैं, तो और ज़्यादा अमाउंट में मेलेनिन प्रोड्यूस होने लगता है और ये आपकी जो न्यूक्लियस होती है ना सेल्स की, उसको कवर करने लगती है। ये एक प्रोटेक्टिंग फैक्टर है, ठीक है, आपके बॉडी का एक प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म है जो कि आपको UV रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है और आपके जो न्यूक्लियस होते हैं उसके अराउंड एक अम्ब्रेला बना देता है, जिससे जो आपका UV रेडिएशंस है ना वो न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब नहीं होता, तो आपका DNA में डिफेक्ट नहीं होता है, आपके सेल्स जो है, न्यूक्लियस जो है वो डैमेज नहीं होता। सो पिगमेंटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिड्यूस पेनिट्रेशन ऑफ UVB, ठीक है। और जो आपका एक्सटेंड ऑफ पिगमेंटेशन है कि कितना ज़्यादा पिगमेंट होगा वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा डार्कर स्किन होगी उतना ज़्यादा पिगमेंटेशन दिखेगा फेयर स्किन के कंपैरिजन में, क्योंकि जो फेयर स्किन होती है उसमें मेलानिन जो पिगमेंट होता है वो कम होता है, दैट मीन्स उसमें मेलानोसाइट्स कम है, मेलानिन कम है, तो स्टिमुलेट करने पे उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा जितना आपके डार्क स्किन में दिखेगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज़ योर थिकनिंग ऑफ एपिडर्मिस। जो आपके अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है इससे जो आपकी एपिडर्मिस में जो बेसल लेयर्स होती है इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है, ओवर एक्टिविटी हो जाती है, जिसकी वजह से इसमें थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है। और जो स्पेशली आपका स्ट्रेटम कॉर्नियम वाला लेयर है, जो आउटर मोस्ट लेयर होता है स्किन का एपिडर्मिस का, वो थिक हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा थिकनिंग होती है, दैट इज़ 3 टाइम्स मोर देन नॉर्मल। नेक्स्ट इज़ योर डेस्क्वामेशन। डेस्क्वामेशन दैट मीन्स पीलिंग ऑफ योर स्किन। जब आपकी स्किन की थिकनेस बढ़ जाएगी तो इवेंचुअली क्या होगा कि जो आपका पीलिंग का जो प्रोसेस है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा और स्किन जो है वो पील ऑफ करने लगेगी, वहाँ से हटने लगेगी स्किन उस एरिया से, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो एब्जॉर्प्शन है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो रेजिस्टेंस स्किन प्रोवाइड कर रही थी वो रेजिस्टेंस धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है, क्योंकि आपका पीलिंग वाला प्रोसेस इन्हांस हो जाता है। नेक्स्ट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी। जो विटामिन डी होता है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, बोन्स और टीथ के फॉर्मेशन के लिए। सो जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं वो आपके स्किन में एब्जॉर्ब होती हैं, तो ये आपकी जो विटामिन डी का जो इनएक्टिव फॉर्म है ना उसे एक्टिव फॉर्म में या फिर एब्जॉर्वेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। ये जो आपका 7-डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है, जिससे आपका जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है इन सबको रिड्यूस होता है। जो आपका कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज़ होता है, तो फ्रैक्चर के चांसेस भी कम होते हैं। नेक्स्ट इज़ योर इफेक्ट ऑन आइज़। जो स्ट्रॉन्ग डोजेज होती है अल्ट्रावायलेट रेज की, UVB UVC टाइप रेज की, उससे जो आपकी आइज़ होती हैं उसमें इरिटेशंस हो सकता है, पेशेंट के आइज़ में वाटरिंग हो सकता है और इवेंचुअली जो कंजक्टिवाइटिस हैं वो भी डेवलप हो सकता है पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट इज़ द इफेक्ट ऑन एजिंग। जो नॉर्मल एजिंग प्रोसेस होता है ना वो और ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाता है जब भी आप UV रेडिएशन के एक्सपोजर में आते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस की थिनिंग होना स्टार्ट हो जाती है, एपिडर्मल रिजेस जो है वो लॉस होने लगते हैं, स्किन में ड्राइनेस आ जाती है, जो मेलानोसाइड है वो उनका लॉस होने लगता है, स्किन में रिंकल हो जाता है और आपका जो डर्मल कनेक्टिव टिश्यू है वो कम होने लगते हैं,
ठीक है। और स्किन फेयर रेसेस आर मोर डेंजर, क्योंकि जो आपकी फेयर स्किन होगी तो उसमें आपका यूवी रेस का जो प्रोटेक्शन होना है, जो आपका पिगमेंटेशन होना है वो भी नहीं होगा, तो वो और ज़्यादा जल्दी जो है स्किन में आपको एजिंग दिखती है, राइट। So here we end with the physiological effect. In the next video we will discuss about the indications, contraindications, dosage, and how can we calculate the dose of UVR. So stay tuned. Bye bye, take care.